गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, बट हमने कोई न्यूमेरिकल वे में इसको एक्सप्लेन नहीं किया, बट थ्योरेटिकल वे में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बैलेंस शीट भी एक्सप्लेन की थी। बैलेंस शीट में का जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या क्या हम मेंशन करते हैं, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी एंड राइट साइड में एसेट्स। क्लियर? लायबिलिटीज में एक्चुअली क्या क्या आता है वो भी हमने एक्सप्लेन किया था। आई मीन फर्स्ट पार्ट ऑफ लायबिलिटीज इज कैपिटल, देन लोन एंड देन करंट लायबिलिटीज। देन एसेट्स की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स, और इनको भी फिर हमने और डिस्कस किया। ठीक है, ये भी कहा गया कि ये हमारा एक अलग से सेपरेट चैप्टर भी है, लास्ट में आएगा। ठीक है, तो हम और डीपली जाकर इसको हम डिस्कस करेंगे, बट ओनली अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इतना डीप में जाकर डे टू डे आपके एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। बट अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन एज अ इक्वेशन। हमने भी कहा कि बैलेंस शीट को एज अ इक्वेशन लोग रिप्रेजेंट करें, एज अ बैलेंस शीट उसको शो करें, तो वो क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन होगा। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज नोन एज, इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन वे ऑफ बैलेंस शीट इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? इक्वेशन, बट इक्वेशन मैथमेटिकल नहीं है। कौन सा इक्वेशन है? अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन की, ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली है क्या, ध्यान दें यहां पे टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ये इक्वेशन हमें ये इंडिकेट करता है कि किसी भी बिजनेस की जितनी एसेट्स होगी, जितना टोटल एसेट्स होगा, सेम उतना ही टोटल लायबिलिटीज की का भी होगा। आई मीन एसेट्स इक्वल होगी लायबिलिटीज के। आई मीन हिंदी में कहें कि जितने भी संपत्तियां होंगी वो उसके दायित्वों के इक्वल होगी। इज दिस क्लियर? ठीक है, आगे बात करें, थोड़ा सा और इसको ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा इसको और ब्रेक करते हैं, और करके मैं नेक्स्ट मेंशन करता हूं टोटल एसेट्स इक्वल टू, इसको मैं ब्रेक करूंगा। एसेट्स को मैंने एसेट्स ही रखा, टोटल एसेट्स को टोटल एसेट्स के वे में ही मैंने रिप्रेजेंट किया है, और टोटल लायबिलिटीज को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक तो मैंने क्या यूज किया, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये टोटल है तो मैं इसको ब्रेक कर दिया कि एक तो कैपिटल होगी, अदर कहां चली जाएगी, लायबिलिटीज में चली जाएगी। तो क्या ये कुछ रॉन्ग हो गया? नो, ये रॉन्ग नहीं हुआ। टोटल लायबिलिटीज को हमने क्या कर दिया, कुछ और पोर्शन में ब्रेक कर दिया। कैपिटल और लायबिलिटीज को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, टोटल लायबिलिटी आएगा। और ब्रेक करते हैं, टोटल एसेट्स को भी ब्रेक करता हूं। सबसे पहले क्या है, फिर इसको मैं यूज करूंगा इन्वेस्टमेंट, देन प्लस करंट एसेट्स। ये तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, टोटल एसेट्स को ब्रेक कर दिया। अब टोटल एसेट्स को ब्रेक करता हूं, यहां टू पार्ट्स में मैंने ब्रेक किया था। वहां पे जितने पार्ट हैं उनको सेपरेट ले आता हूं। तो सबसे पहले क्या करना, जो कल की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फर्स्टली कैपिटल था, देन लोन्स, देन करंट लायबिलिटी, लास्ट में क्या था, करंट लायबिलिटी था। ये है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन, तीनों एक ही है, बस हमने क्या किया है, थोड़ा सा और डीपली उसको एक्सप्लेन कर लिया। अब आपको कुछ लगा सर एग्जाम में जनरली हमें कौन सा यूज करना है, तो ये हमें उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें स्थायी संपत्ति, ये विनियोग हो गया, और चालू संपत्ति हो गई।
कल के वीडियो में मैंने दोनों एक्सप्लेन किया और मैं कल दोनों ही वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तब वो प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं है हिंदी मीडियम की क्लासेस अलग से होगी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की क्लास अलग होगी। फर्स्टली रिप्लाई करके बताइए कितने स्टूडेंट्स की ये मैटर प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? आर यू अंडरस्टैंड? रिप्लाई करके बताइए कितने स्टूडेंट्स की बात समझ में आ गई है, जिन्होंने कल का वीडियो चेक किया है उनकी आई थिंक प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी। रिप्लाई करके बताइए यस बिल्कुल समझ में आ गया है। आनंद, सौरभ, आदित्य रिप्लाई करके बताइए कल का वीडियो चेक किया आप लोगों ने? कल की क्लास आपको ली है? कल की क्लास को फिर से वॉच करना, फिर आज की क्लास वॉच करना, टोटली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, हर एक बात डीपली आपके समझ में आ जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं जनरली जब एग्जाम में आपसे पूछे अकाउंटिंग क्वेश्चन तो ये यूज करना है, ठीक है? इससे थोड़ा सा जो हम एक्सटेंड और एक्सटेंड करें ये बन जाएगा, इससे नहीं लगेगा। अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर एग्जाम में किस नेचर में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, किस तरह से बनाना होता है, हम उसकी बात करेंगे। उसको पोस्ट करके बाद में जब आप अभी आप किसी को भी अभी किसी को भी सेम टाइम रिटर्न में कोई नहीं करना है, अभी आप केवल सुनो, ठीक है? उसके बाद हम आपको ये वापस सेंड करते हैं, रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं, तब आप दोबारा सुनो और फिर आप इसको साथ में नोट्स बनाओ, तो इससे कितने टाइम होगा? 3 टाइम होगा, प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। हम बात करते हैं आगे। पहले हम किसी क्वेश्चन को बेस मानकर अपना वर्क करेंगे। देखिए मैं कहूं कि कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीस, एक बिजनेस में कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की है ये गिवन है। आदित्य अपना स्पीकर म्यूट करो, जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने स्पीकर को म्यूट नहीं कर रखा है प्लीज म्यूट योर स्पीकर क्विकली, वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। चेक करिए अपनी स्क्रीन पे और जो स्पीकर का साइन है म्यूट है उसको आप म्यूट कर दीजिए। चलो मैं यहां से करता हूं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई सबकी? तो कैपिटल गिवन है ऑलरेडी और टोटल एसेट्स भी गिवन है, कैपिटल गिवन है और टोटल एसेट्स भी गिवन है, and the amount of total assets is 7 lakh। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है कि लायबिलिटीज का अमाउंट क्या है? टोटल लायबिलिटीज नहीं, ओनली लायबिलिटीज मेंशन किया हुआ है, इसकी बात हो रही है, तो हम इक्वेशन में इसको एडजस्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। टोटल एसेट्स गिवन है, कितनी गिवन है? 7 लाख। टोटल एसेट्स की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू कैपिटल की वैल्यू गिवन है 5 लाख पुट कर दी, लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप एल लिख दो, उनका कांसेप्ट है लायबिलिटीज लिख दो। अब क्या करेंगे? व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। क्या करेंगे? साइड चेंजिंग करेंगे। 7 लाख ये 5 लाख इक्वल के जब इधर आएगा साइड चेंज करेगा तो ये प्लस है कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में equal to L. L is liabilities. So what is the final answer of liabilities? The final answer of liabilities is 2 lakh rupees. क्या आपसे प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? Are you understand? Reply करके बताइए are you understand? Any doubt? Are you understand? टॉपिक समझ में आ गया आपके? किसी भी एक की वैल्यू मिसिंग होगी, आपको गिवन नहीं होगी, आपको पता होना चाहिए हाँ ये इक्वेशन है और इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं जैसे चेंज करूं इसी के अंदर, इस बार कैपिटल गिवन नहीं है और टोटल एसेट्स है 3 लाख, कैपिटल गिवन नहीं है और टोटल एसेट्स 3 लाख बट लायबिलिटीज गिवन है 50,000।
गिव मी आंसर, गिव मी, आप बताइए हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल, आप कैलकुलेट करके बताइए कैपिटल का अमाउंट कितना होगा। क्विकली मुझे कैलकुलेट करके बताइए अकॉर्डिंग टू यू हाउ मच आंसर ऑफ कैपिटल, हाउ मच वैल्यू ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी जो कैपिटल का आंसर क्या होगा जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। सिंपल है, टोटल एसेट्स 3 लाख, कैपिटल सी लिख दिया क्योंकि वैल्यू पता नहीं है, प्लस लायबिलिटीज गिवन है, साइड चेंज 3 लाख, ये वैल्यू जो लायबिलिटीज की थी वो साइड चेंज करके इधर आएगी तो प्लस से माइनस हो जाएगी। सी कितना हो गया 250, इतना सा आंसर क्या है कैपिटल का 2,50,000 है एंड 2,50,000 इज वैल्यू ऑफ कैपिटल। क्लियर, बट ये सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट पता होना चाहिए, मोस्टली यूज होता है। किस तरह से हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन को डीपली पढ़ना है अब हम इसकी डिस्कशन करेंगे। किस तरह से अकाउंटिंग क्वेश्चन को हम इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से इक्वेशन बनते हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए पहले सेपरेट के थ्रू करेंगे, फिर एक बिग क्वेश्चन करेंगे, बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसमें 10 12 ट्रांजैक्शन एक साथ लेंगे और फिर कंबाइंड में किस तरह से इनका इफेक्ट आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रहा हूं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश of rupees बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीस 3 लाख, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 3 लाख रुपीस से। मैंने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ जर्नल एंट्री साथ रहेगी, उनको हम साइड में नहीं देंगे, उनको भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे ताकि एंट्रीज का रिवीजन होता रहेगा और अकाउंटिंग इक्वेशन भी अपना चलता रहेगा। तो फर्स्टली मैं एंट्रीज की बात करूंगा, इसकी एंट्रीज क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी। बिजनेस स्टार्ट किया, हिंदी में लिखूंगा मैं 3 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, 3 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, ये टॉपिक है, एक सेंटेंस है अपना। तो देखिए बिजनेस स्टार्ट कौन करता है, ओनर करता है। बिजनेस स्टार्ट कौन करता है, ओनर करता है। इसका मतलब स्टार्ट करने के लिए उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस थिंग है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो बिजनेस लिसन प्रॉपर्ली एंड केयरफुली, बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो ऑलवेज कैपिटल इफेक्ट होगी। बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो ऑलवेज कैपिटल इफेक्ट होगी। क्लियर, क्योंकि बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है और नेम ऑफ ओनर, यू कांट यूज नेम ऑफ ओनर इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की बुक में बिजनेसमैन का नेम कभी भी यूज नहीं होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है तो हम कैपिटल यूज करते हैं और वो विड्रॉ करता है पर्सनल पर्पस के लिए तो हम यूज करते हैं ड्राइंग्स। और सेकंड इफेक्ट क्या हो गया, कैश, ऑनर का नेम नहीं आया, इसलिए कैपिटल इफेक्ट हुआ, कैश इसलिए इफेक्ट हुआ तो कैश को केवल कर रहा दे रहा है। ये क्या हो गया कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पूंजी, और ये क्या हो गया, कैपिटल किस अकाउंट की कैटेगरी में आता है, हु कैन टेल मी, कैपिटल किस अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, दिस इज पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, व्हिच टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट को जब डिफाइन किया था मैंने तो ये कहा था कि जो 4 है उन 4 में से एनी वन इफेक्ट होता है, दिस अकाउंट इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट क्या है, नेम ऑफ पर्सन, देन नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, देन कैपिटल, देन ड्राइंग्स। हिंदी में कहें व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, पूंजी और आहरण, इनमें से कोई भी एक इफेक्ट हो जाता है तो वो ऑलवेज कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल। तो कैपिटल इफेक्ट हो गई, इट मींस अकाउंट कौन सा हुआ,
पर्सनल अकाउंट, हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत खाता। कौन सा खाता हो गया? व्यक्तिगत खाता। ठीक है। अब कैश कौन सा अकाउंट है? कैश किस अकाउंट की कैटेगरी में आएगा? आई मीन कैश किस अकाउंट को इफेक्ट करेगा? कैश ऑलवेज रियल अकाउंट को इफेक्ट करता है, मतलब रियल अकाउंट को इसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक खाता। तो इस ट्रांजैक्शन में कितनी चीज इफेक्ट हो गई? एक तो कैपिटल इफेक्ट हो गई और एक कैश इफेक्ट हो गया। अब रूल्स की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? गिवर और रिसीवर, ये दो पर्सन इफेक्ट होता है पर्सनल अकाउंट में। रिसीवर ऑलवेज डेबिट एंड गिवर ऑलवेज क्रेडिट। रिसीवर ऑलवेज डेबिट एंड गिवर ऑलवेज क्रेडिट। आई एम रिपीटिंग अगेन, रिसीवर ऑलवेज डेबिट, गिवर ऑलवेज क्रेडिट। तो यहाँ ऑनर दे रहा है, गिवर है, उसका नेम यूज नहीं करेंगे, इसके कैपिटल। तो गिवर को ऑलवेज हम क्या करते हैं? सीआर करते हैं। क्या करते हैं? सीआर। और वैसे कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। कल की क्लास में, कल की वीडियो में मैंने आपको मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग एंड एडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग दोनों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था। कुछ एंट्रीज भी मैंने बताई थी, ठीक है? तो लास्ट वीडियोस है, बेसिकली जो वीडियोस में गए मैंने उनको एक्सप्लेन किया, उस वीडियो को आप जरूर देखें। आई थिंक 9th या 10th वीडियो का काफी इफेक्टिव और नॉलेजेबल वीडियो है जो आपके अकाउंटिंग में काफी रोल प्ले करेगा। कैपिटल से इंक्रीज हो गई, इसलिए भी क्रेडिट हो गई। और गिवर है, बिजनेस का ओनर गिवर है, उसका नेम यूज करते नहीं है, उसके नेम के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल, ठीक है? तो गिवर को भी क्या करते हैं? अब केस का रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल केस का रूल क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट and what goes out credit, what comes in debit, what goes out credit। तो जब केस कंट्रीब्यूट किया तो बिजनेस के पास आया है। लिसन, बिजनेस में जो अकाउंटिंग होती है वो ऑलवेज इन द बुक्स ऑफ बिजनेस होती है। अकाउंटिंग किसकी बुक में होती है? इन द बुक्स ऑफ बिजनेस होती है, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस मेन नहीं होती है। तो बिजनेस के रिगार्डिंग बात करते हैं, बिजनेस मेन के रिगार्डिंग कभी भी बात नहीं करते हैं। तो बिजनेस के पास कैश इन हुआ या आउट हुआ, बताइए? बिजनेस के पास कैश इन हुआ, अदरवाइज आउट हुआ। बिजनेस के पास कैश इन हुआ या आउट हुआ। ऑनर ने दिया, बिजनेस ने दिया। ऑनर गिवर, बिजनेस रिसीवर, इट मींस बिजनेस के पास तो कैश आया ही है ना। रूल्स क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आती है वस्तु उसको डेबिट कर दो, जो जाती है उसको क्रेडिट कर दो। इसलिए यहाँ आई है, गई नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग बात करें तो कैश की क्या है? एसेट्स। कैश की क्या है? एसेट्स है। और जब कैश बिजनेस के पास आया तो बिजनेस की एसेट्स इंक्रीज हो गई। एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो ऑलवेज हम उसको डेबिट करते हैं। ये हो गया। एंट्रीज बनाते हैं तो एंट्रीज क्या बनेगी? पहले डेबिट के ट्रांजैक्शन यूज करते हैं, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। मैंने ये लिखा था डीआर के लिए हम डीआर यूज करते हैं, बट सीआर के लिए सीआर यूज कभी नहीं करते हैं। अकाउंटिंग में ये जो टू होता है, टू सीआर टू आई मीन क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। अमाउंट कितना है? यहाँ फर्स्ट डेबिट का होता है, जो अमाउंट का होता है, और सेकंड क्रेडिट का होता है। डेबिट में भी 3000 रुपीज आएंगे और क्रेडिट में भी 3000 रुपीज आएंगे, ठीक है? अब इस एंट्री के साथ एक और न्यू पॉइंट आपको मैं सिखा रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं। वो क्या है कि एंट्रीज के बाद हमें उस एंट्री का नरेशन भी मेंटेन करना होता है, मेंशन करना होता है। क्या मेंशन करना होता है? नरेशन। या न्यू वर्ड नरेशन। क्या नरेशन? इट मींस शॉर्ट डिटेल ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। शॉर्ट डिटेल ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज नोन एज नरेशन। एक विवरण बोलते हैं उसको, जो ट्रांजैक्शन किया उसको छोटा सा आपको डिटेल दे दो। जैसे ये काम हुआ तो क्या बोलेंगे? और नरेशन ऑलवेज स्टार्ट किससे देना है? नरेशन ऑलवेज स्टार्ट करना है बीइंग से। नरेशन ऑलवेज स्टार्ट करना कहां से? बीइंग से। बीइंग हुआ क्या? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड।
बस हो गया। मतलब वो जो एक्टिविटी है वो हमें शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करनी है, या तो बीइंग स्टार्टेड विद के यानी शॉर्ट में देख स्टार्टेड और भी सेकंड फॉर्म यूज करनी है आपको। क्यों? ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद, एक्टिविटी हो जाने के बाद एंट्री करते हैं, पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो नरेशन कैसे बनाते हैं? स्टार्ट बिग से करते हैं और जो भी मैटर उसको आप एज अ समरी एज अ शॉर्ट वे आप उसको मेंशन कर दो, आपका काम हो गया। ठीक है, अब ये तो बात हुई एंट्रीज की, लेकिन हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की, तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। एक तो क्या होता है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, अब देखते हैं कि टोटल एसेट्स में कौन सा पॉइंट इफेक्ट हो रहा है। ये जो ट्रांजैक्शन है टोटल एसेट्स में कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कौन सा टॉपिक इफेक्ट हो रहा है, जो ही तो है कैपिटल कैश, कैपिटल तो लायबिलिटीज है इसलिए वो तो इसमें इफेक्ट नहीं हो रही, वो तो लायबिलिटीज में इफेक्ट होगी। कैश एसेट्स अभी आज की वीडियो में रिसेंटली मैंने बताया है कैश एसेट्स होती है, नया इफेक्ट क्या हो गया, कैश इफेक्ट हो गया। क्या इफेक्ट हो गया? कैश। तो टोटल एसेट्स में तो क्या इफेक्ट हो रहा है? कैश इफेक्ट हो रहा है। टोटल लायबिलिटीज में क्या इफेक्ट हो रहा है? कैपिटल। कैश इफेक्ट हो रहा है और कैपिटल इफेक्ट हो रहा है। कैश कितने से इफेक्ट हो रहा है? और प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो कैश कितने से इफेक्ट हो रहा है? प्लस 3 लाख। बिजनेस प्लस 3 लाख रुपए आए हैं, बैलेंस 3 लाख रुपए से इंक्रीज हो गया, कैपिटल भी तो इंक्रीज हो गई, लायबिलिटीज भी तो इंक्रीज हो गई। कि पहले बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ भी नहीं मांगता था, लेकिन अब उसने कुछ अमाउंट और कंट्रीब्यूट कर दिया है, इसका मतलब बिजनेस की लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, और इसलिए ये भी क्या हो गई? प्लस से हो गया इक्वल। फिर किधर है? फिर इधर है, तो आंसर क्या है? इक्वेशन क्या है? टोटल एसेट्स ऑलवेज इसके इक्वल होती है। तो टोटल एसेट्स ऑलवेज टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होती है। और कितने भी ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे इनको इक्वली इफेक्ट करेंगे, मस्ट, इट इज मस्ट, इक्वल होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक की सारी बात आपके समझ में आ गई है। लेकिन एक ट्रांजैक्शन से, एक एग्जांपल से आपके अभी आप न्यू स्टूडेंट्स हो, सभी 11th क्लास के लिए, कॉमर्स के लिए, एक एग्जांपल से आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आ सकता, इसलिए मैं क्या करूंगा, आपको 10-20 एग्जांपल समझाऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, 10-20, और फिर भी लगेगा सर समझ में नहीं आया, और समझाऊंगा, तब तक समझाता रहूंगा जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। बट आप मुझे रिप्लाई करके बताना कि समझ में आया नहीं आया। वैसे तो क्या है, आप सुनोगे तो ऐसे प्रॉब्लम आएगी नहीं, यदि आपने रेगुलरिटी बनाई है, आप रेगुलर आ रहे हो, तो हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट की बात करता हूँ और मैं ट्रांजैक्शन चेंज करता हूँ। तो बिजनेस स्टार्ट करने का ट्रांजैक्शन मैंने आपको प्रॉपर वे में एज एंट्री और एज अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन कर दी है, और इससे पहले मेन बेसिक थ्योरीज के लिए मैंने आपको 11 वीडियोस ऑलरेडी समझा दी हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज ऑफ ₹30,000, माल खरीदा, कितने का खरीदा? 30,000। माल खरीदा कितने का? 30,000। इसकी भी हमें एंट्री भी करनी है और इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमें रिप्रेजेंट करना है। एंट्रीज की बात हम डायरेक्ट बात करेंगे। परचेज बिजनेस के लिए क्या है, डायरेक्ट बिजनेस के भी यहाँ पर बताइए, परचेज बिजनेस के लिए क्या है? तो परचेज करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, परचेज करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंस डेबिट ऑल इनकम्स क्रेडिट। इसमें जितने भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंस होंगे, खर्चे होंगे, वो चाहे कुछ भी हो जाए, डेबिट ही होंगे। जब एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस होंगे तो क्या होंगे? ऑलवेज डेबिट होंगे।
और मैंने ये भी कहा था कभी भी गुड्स का नेम यूज नहीं करते हैं, कभी भी गुड्स का नेम यूज नहीं करते हैं। परचेज करते हैं तो परचेज वर्ड यूज करते हैं और सेल करते हैं तो सेल यूज करते हैं, ठीक है, गुड्स यूज नहीं करते। तो परचेज एक्सपेंस है तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए डेबिट किया क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ऑल एक्सपेंस डेबिट। 2 सेकंड क्या इफेक्ट हो रही है, परचेज इफेक्ट हो गया, सेकंड क्या इफेक्ट हो रहा है, ये रुपीस भी इफेक्ट हो रहे हैं, ये कैश भी इफेक्ट हो रहा है, कैश इफेक्ट हो रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। कैश ऑलवेज कौन से अकाउंट की कैटेगरी में आता है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। और रियल अकाउंट का रोल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट गोस आउट क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोस आउट क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश reply me in this transaction cash goes out or comes in, please reply in this transaction cash goes out or comes in, कैश आया है या फिर गया है, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए इस ट्रांजैक्शन में जो पैसे हैं जो कैश है वो आया है फिर गया, इन हुआ या फिर आउट हुआ। ऑल स्टूडेंट्स रिप्लाई प्लीज, इस ट्रांजैक्शन में कैश इन हुआ या आउट हुआ। सिंपल थिंग है, मार्केट से आप कुछ भी परचेज करके लाओ आपका कैश कम ही होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मार्केट में आपने शूज परचेज किए, क्लॉथ परचेज किए, ठीक है, 10,000 की परचेज किए, परचेज करने के बाद शॉप के बोलते हैं लोग 10,000 ले जाओ क्योंकि आपने 10,000 का गुड्स परचेज किए हैं। नहीं, परचेज करोगे तो कैश आउट होगा, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट को क्या मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, रेगुलर में करता रहूंगा। कैश इन हुआ, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोस आउट क्रेडिट, यहां तो गोस आउट हुआ ना, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये करेंगे हम लोग कैश अकाउंट। और सीआर को लिखना नहीं है, टू ही किसको रिप्रेजेंट करता है, सीआर अमाउंट कितना है बीआर के कॉलम में और सीआर के कॉलम में 30,000 और 30,000। अभी मैंने आपको जर्नल के फॉर्मेट में एंट्री करना नहीं बताई, तो ये समझ में आ जाएगा तो फॉर्मेट भी इजी है। अब इसका नरेशन, क्या आप मुझे नरेशन बता सकते हो इसका क्या बनेगा, क्या आप मुझे इसका नरेशन बता सकते हो। तो नरेशन स्टार्ट किससे करना है, बीइंग से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, बीइंग से स्टार्ट करना है। और हुआ क्या है, गुड्स परचेज किया है ना, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। बस समरी देनी है आपको कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, भाई बताओ तो सही किस मैटर का है, मैटर क्या था जिसकी एंट्री ये बनी है, वो मैटर क्या था जिसकी एंट्री, जिसकी जर्नल एंट्री ये बनी है, तो हमने बता दिया हाँ भाई हमने कुछ परचेज किया था। तो जो सीए होता है जो अकाउंटिंग चेक करेगा वो इसके थ्रू उसको वेरीफाई कर लेता है, इसके थ्रू इसको वेरीफाई कर लेता है। भाई ये बात तो आपको समझ में आई नहीं होगी। तो ये बात तो एंट्रीज की हो गई। अकाउंटिंग इंटरेस्ट की बात करते हैं तो टोटल एसेट्स इक्वल होती है ऑलवेज टोटल लायबिलिटीज के लिए। अब देखते हैं कि एसेट्स में क्या इफेक्ट हो रहा है और लायबिलिटीज में क्या इफेक्ट हो रहा है। ध्यान रखना, गुड्स ऑलवेज स्टॉक को इफेक्ट करेगा, गुड्स ऑलवेज किसको इफेक्ट करेगा, स्टॉक। स्टॉक मतलब जो हमारे शॉप में गुड्स एक्चुअली अभी रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, गुड्स उसको इफेक्ट करेगा। पहले से है और परचेस कर लिया तो अपना स्टॉक इंक्रीज हो गया, ठीक है, बट सेल कर दिया तो जो था उसमें से हमने सेल किया तो अपना गुड्स रिड्यूस हो गया एंड डिक्रीज हो गया। तो गुड्स ऑलवेज किसको इफेक्ट करेगा, स्टॉक को इफेक्ट करेगा। एंड स्टॉक इज करंट एसेट्स, स्टॉक इज करंट एसेट्स। कल के वीडियो में बताया स्टॉक क्या है, करंट एसेट्स है। इसका मतलब एसेट्स इफेक्ट हुई ना, तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, करंट एसेट्स इंक्लूड आई मीन स्टॉक इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा, एसेट्स, ठीक है। तो परचेज यानी गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो तो किसको इफेक्ट कर दिया, स्टॉक को इफेक्ट कर दिया। कैश किसको इफेक्ट करेगा, कैश इज आल्सो एसेट्स, कैश भी क्या है, एसेट्स है। बट इस केस में लायबिलिटीज को कोई लायबिलिटीज इफेक्ट हो ही नहीं रही। अब आपको वैसे आपको दिखा था टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज इक्वल होती है, अभी देखिए इक्वल ही होगी। अब ध्यान से सुनिए, समझिए, इन दो को देख के आप आइडिया मत लगाइए कि सर इधर कैश और
केस हो गया माइनस, केस क्या हो गया माइनस, इधर कुछ नहीं है तो आरडीएस को पूछा। स्टॉक क्या हुआ, परचेस किया तो जितना स्टॉक था वो और इंक्रीज हो गया, तो स्टॉक क्या हो गया प्लस 30,000। ठीक है, इधर फिर कुछ नहीं। इसका फाइनल कंक्लूजन निकाले तो क्या आएगा, 30,000 के एसेट से डिक्रीज हुई और 30,000 के एसेट से इंक्रीज होगी, तो फाइनल इफेक्ट तो क्या है जीरो। इधर कोई इफेक्ट नहीं था, इसका मतलब पहले से क्या है, जब कोई इफेक्ट नहीं है जीरो मानो। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या है, बात होती है ओवरऑल इफेक्ट की, जो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल, टोटल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जब एसेट्स का टोटल करेंगे या लायबिलिटीज का टोटल करेंगे तो इक्वल होगा। तो हम इनकी बात नहीं करेंगे, हम टोटल की बात करेंगे, तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को टोटल करेंगे तो आपके पास क्या है 30 का आया भी, आई मीन 30 से इंक्रीज भी हुआ और 30 से डिक्रीज भी हुआ, इसलिए ओवरऑल क्या हुआ जीरो हो गया। लायबिलिटीज तो इस ट्रांजैक्शन में पहले से ही जीरो थी। तो इस तरह से ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड एग्जांपल हमने कंप्लीट किया है। आर यू अंडरस्टैंड, प्लीज टेल मी, आर यू अंडरस्टैंड, रिप्लाई मी, क्या आपके समझ में आ गया है? या अपना अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो आपको लगेगा ये क्या है, बहुत ईजी है। अब एक तो क्या है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली एड हुए इसके अंदर, डिम्पल थोड़ी सी कुछ क्लासेस ले चुकी है, इसलिए इसका रिप्लाई प्रॉपर्ली आता है, इसको समझ में आ गया, तो सबके समझ में आएगा। बट एक चीज़, रेगुलर रहना, अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी मत आने देना। हमारी ओर से कमी नहीं होगी, आप भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं मत होने देना, ठीक है? इज दिस क्लियर? तो फिर आज क्लास में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।